नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी है केमिस्ट्री के बारे में। आज हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो रसायन विज्ञान होती है, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक मिस्र भाषा का शब्द है जिसे कीमिया शब्द बोलते हैं, जो कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द, किस कहां के शब्द? मिस्र भाषा के शब्द कीमिया क्या कीमिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ होता है क्या? काला रंग। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। जो केमिस्ट्री शब्द है वो किससे बना है? मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, आधुनिक केमिस्ट्री के जो जनक हैं, वो हैं सर लवाइसियर। लवाइसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो लवाइसियर हैं उनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। जो कीमिया शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला रंग। लवाइसियर को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। लवाइसियर जो है उनको आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सर लवाइसियर को। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में पहले पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम बात करते हैं पदार्थ। जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं अपन। जो पदार्थ होते हैं उनको भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, उनमें देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो किया गया है। इसमें पहले लेते हैं अपन, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, मुख्य होते हैं ठोस, द्रव, गैस, और दो और होते हैं जिनका नाम होता है, चौथा होता है प्लाज्मा।
और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो ये दो अवस्थाएं हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो ताप की चरम सीमा, ये जो दशाएं प्राप्त की जाती हैं, ये दशाएं से ताप की चरम सीमा पर भी संभव है। पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में। जो ठोस पदार्थ है, ठोस, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठोस देखा है, ठोस सॉलिड बोलते ना, ये तो एकदम ठोस है, सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? अब हम बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस जो पदार्थ होते हैं वे भौतिक पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये भी सॉलिड है, ठोस है, इसका आकार और आयतन निश्चित है। डस्टर है, इसका भी आकार और आयतन निश्चित है। जैसे पत्थर है, लोहा है, ठीक है, लकड़ी है, इनका सब क्या होता है? ये ठोस है और आकार भी निश्चित लेते हैं। मेज होती है, टेबल होती है, ठीक है, और अपना बोर्ड भी है, ये भी ठोस है, इसका भी आकार एक निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, ठीक है। दूसरा बात आती है इनमें, जो इन ठोसों के भी जो अंतराणु बल होता है, जो अंतराणु बल होता है इनमें, जो जकड़े रहता है इनके कणों को एक जगह संगठित रखता है, इसका मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस पदार्थों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठोस पदार्थों में जो अंतराणु बल का मान होता है वो भी कैसा होता है? ज्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठोस पदार्थों में अंतराणु बल का मान बहुत ज्यादा होता है। ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका ये सघन भी होते हैं, सघन मतलब घने होते हैं। और दूसरी बात इनका ये होती है, इनका जो ताप जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी उच्च होता है। ये कम ताप पर नहीं पिघलते, इनको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जैसे लोहे को पिघलने में भी ज्यादा ताप चाहिए, ठीक है, लकड़ी को जलने में भी ज्यादा ताप चाहिए। और कुछ आते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आता है आपका नमक, जिसको NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ग्रेफाइट होता है, वो भी क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा आता है अपना ग्रेफाइट जो हो गया, और अब आता है अपना डायमंड। जो डायमंड होता है, हीरा, वो भी कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस आते हैं, जो जिसमें आते हैं अपने कांच है, रबड़ है, ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ इनका आकार व आयतन निश्चित, जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे ठोस पदार्थ तो आप जानते हो, मेज है, टेबल है, ठीक है, पेन है, डस्टर है, बोर्ड है, दीवार है, पत्थर है, सारे क्या हैं? जो भी ठोस पदार्थ हैं सारे क्या कैसे होते हैं? इनका आकार और आयतन कैसे होता है? निश्चित होता है। अब बात करते हैं इनमें अंतराणु बल के बारे में। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें अंतराणु बल का मान बहुत ज्यादा होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें अंतराणु बल का मान बहुत ज्यादा होता है। ये सघन व उच्च गलनांक
वाले होते हैं। सघन व उच्च गलनांक। उच्च गलनांक मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो गलन बिंदु होता है, मतलब जो गलनांक होता है कि किस ताप पर ये गलते हैं, जितने ताप पर ये गलते हैं वो क्या होता है, गलनांक होता है। लेकिन इनका जो हाई गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। इनको अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है पिघलने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जो ठोस है। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो है अपना NaCl। नमक या क्या बोलते हैं इसको, नमक या सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है अपना डायमंड, क्या होता है, हीरा। नेक्स्ट होता है अपना ग्रेफाइट इत्यादि। क्रिस्टलीय ठोस में NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, दूसरा होता है डायमंड हीरा आता है, तीसरा होता है ग्रेफाइट आदि। नेक्स्ट आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में आता है रबर, कांच, प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है वो भी कैसा होता है, अक्रिस्टलीय। प्लास्टिक आदि। ठीक है। ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार व आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक बल का मान बहुत ज्यादा होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें अंतराण्विक बल का मान कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सघन एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। सघन होते हैं, दूसरे हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब उच्च गलनांक वाले होते हैं। इसमें आता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आता है नमक, जिसको NaCl या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। दूसरा आता है डायमंड, जिसे हीरा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। ठीक है। अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें रबर आता है, कांच, प्लास्टिक आदि कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अब हम बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है द्रव अवस्था। अब हम बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था, द्रव। कौन सी, द्रव अवस्था। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लिक्विड। पदार्थ की दूसरी अवस्था आती है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड। इसमें जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जबकि आकार कैसा होता है, अनिश्चित यानी बदलता रहता है। जैसे द्रव पदार्थ है, तेल है, दूध है, पानी है, ये क्या है, तरल पदार्थ है। जब हम तेल को किसी बाल्टी में डालते हैं तो वह बाल्टी के आकार का हो जाता है, बाल्टी का आकार का रूप ले लेता है। किसी बोतल में डालते हैं तो बोतल का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, जबकि आकार बदल जाता है। किसी पाइप या नली में डालते हैं पानी को तो वो आकार बदल लेता है, लेकिन आयतन निश्चित रखता है। ठीक है। जो इसमें अंतराण्विक बल का मान होता है, द्रव पदार्थों में जो अंतराण्विक बल का मान होता है वो ठोस पदार्थों से
कम होता है। ठोस पदार्थों में जो अंतराणविक बल का मान होता है वो उच्च होता है, जबकि द्रव पदार्थों में ठोसों की बजाय कम होता है किसका मान? अंतराणविक बल का मान। ठीक है। और जो द्रव पदार्थ होते हैं इनके द्रव के अणु जो होते हैं, जो द्रव के अणु होते हैं वो पदार्थ के अंदर गति करते हैं। द्रव के अणु पदार्थों के अंदर गति करते हैं। द्रव पदार्थ इनका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। वह आयतन निश्चित होता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, जबकि आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आपने देखा भी होगा, हम पानी को बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी नुमा हो जाता है, बोतल में डालेंगे तो बोतल का रूप ले लेगा, केतली में डालेंगे तो केतली का रूप ले लेता है। जिस भी सामग्री में उसको डालते हैं वो उसी का रूप ले लेता है, लेकिन आयतन कैसा होता है? उसका निश्चित होता है, जबकि आकार बदल जाता है। जो इनमें अंतराणविक बल का मान होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, मतलब ठोस से कम होता है। इसमें अंतराणविक बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है। यह ठोसों से कम होता है, ठोस पदार्थों से कम होता है। किसका मान? अंतराणविक बल का मान। द्रव के जो अणु होते हैं, जो द्रव के अणु होते हैं वो क्या करते हैं? पदार्थ के अंदर गति कर सकते हैं। द्रव के अणु पदार्थ के अंदर गति कर सकते हैं। जो द्रव के अणु होते हैं वो पदार्थ के अंदर क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का मतलब, द्रव अवस्था होती है पदार्थ की, उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इनमें अंतराणविक बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं इनमें जो अंतराणविक बल का मान होता है वो कैसा होता है? कम होता है। किसके बजाय? ठोसों की बजाय कम होता है। ठोस में बहुत अधिक होता है, जबकि द्रव में बहुत, मतलब द्रव में ठोस से कम होता है। द्रव के अणु पदार्थ के अंदर गति कर सकते हैं। जो इनके जो अणु होते हैं पदार्थ के, द्रव के, वो पदार्थ के अंदर गति कर सकते हैं। जैसे कि पानी का जो अणु होते हैं वो अंदर अपने अंदर गति कर सकते हैं, जबकि किसी लोहे या पत्थर के अणु आपस में गति कर सकते हैं? नहीं करते। ये पेन के अणु गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं? जो इसमें स्याही है, लिक्विड है, वो अंदर गति कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसा है? द्रव है। क्या है? लिक्विड है। पानी है, पानी जो होता है वो भी अपने पानी के जो अणु होते हैं वो भी अंदर गति कर सकते हैं। दूध के अणु भी अंदर गति कर सकते हैं पदार्थ के अंदर, लेकिन ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में या गति नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में। कौन सी होती है? गैस अवस्था। अब हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था। पदार्थ की तीसरी अवस्था आती है गैस अवस्था। जो गैस अवस्था है इसमें आकार और आयतन अनिश्चित होता है। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
और बात करते हैं इसमें अंतराणविक बल का जो मान होता है वो ठोस व द्रव पदार्थों की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जो अणुओं के बीच की दूरी है वो भी बहुत अधिक हो जाती है। जो गैस पदार्थ है इसके जो अणु हैं उनकी भी जो दूरी है वो भी कैसे हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं इनमें इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस जो है गैसीय अवस्था में आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनमें अंतराण्विक बल का मान ठोस व द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत कम होता है। इनमें अंतराण्विक बल का मान ठोस व द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो भी बहुत अधिक होती है। जो इनके अणुओं के बीच की दूरी होती है वो भी बहुत अधिक होती है। अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सी गैस हैं, हीलियम, ईटीसी इत्यादि। जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम आदि गैसें हैं, बहुत सी गैसें हैं। इनके में जो अणुओं की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। अगर ये दूरी बहुत कम होती, बिल्कुल कम, तो क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, आपस में संगठित होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ की जो दो अवस्था है, चौथी और पांचवी। कौन कौन सी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो अवस्था है ये दाब की और ताप की चरम सीमा पर ही संभव है। एक नोट बना के लिखेंगे, नोट में लिखेंगे अपन पदार्थ की चौथी अवस्था व पांचवी अवस्था। जो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी, प्लाज्मा। व पांचवी अवस्था कौन सी होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट। जो पदार्थ की पांचवी अवस्था थी वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। ये जो अवस्था है ये ताप व दाब के, जो ताप व दाब होता है इनकी चरम सीमाओं पर ही संभव होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा व पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये ताप व दाब की चरम दशाओं में ही संभव है। जो पदार्थों की पहले हमने बात की थी, ठोस अवस्था दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था और चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो चौथी और पांचवी जो अवस्था है प्लाज्मा और कंडेंसेट, इन दशाओं को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ताप व दाब की चरम दशाओं, मतलब इनका ताप भी ज्यादा होना चाहिए और दाब भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये दोनों अवस्थाएं संभव होती हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।